1992 में अजमेर में एक के बाद एक सोफिया गर्ल्स स्कूल की 6 लड़कियां आत्महत्या कर रही। इस स्कूल में शहर के नामी गिरामी हाई प्रोफाइल लोगों की बेटियां पढ़ती, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, वकील, पुलिस वाले, सबकी बेटियां। क्या कारण था कि एक के बाद एक लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया? इसके पीछे था देश का सबसे बड़ा स्कैंडल, अजमेर सेक्स स्कैंडल। इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, अजमेर यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती और अजमेर यूथ कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती। फारूक चिश्ती का परिवार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर खादिम मतलब केयर टेकिंग का काम करता है। पावरफुल लोग थे। इस सेक्स स्कैंडल की शुरुआत तब हुई जब फारूक चिश्ती सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक लड़की को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और ट्रैप में फंसाकर वो शहर से दूर एक फार्म हाउस में उस लड़की को लेकर जाता है और वहां उसका रेप करता है और उसके न्यूड फोटो खींचे जाते हैं। इन फोटो को पूरे शहर में पोस्टर के रूप में छपवाने की धमकी देते हुए, वायरल करते हुए कहा जाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर हमसे पीछा छुड़ाना है तो अपनी फ्रेंड्स को यहाँ पर लेकर आना। डर के मारे छात्रा एक के बाद एक अपने दोस्तों को फार्म हाउस पर लेकर आने लगी। इसी को चिश्तियों ने अपना मोडस ऑपरेंडी बना लिया। एक के बाद एक छात्रा इस जाल में फंसती चली गई। इन जिहादियों की हिम्मत देखिए कि इन्होंने लड़कियों के घर पर गाड़ियां भेजनी शुरू कर दी, उनको लाने के लिए, रात भर रखने के लिए और ले जाने के लिए। एक के बाद एक छात्रा का दुष्कर्म होता गया, वो शिकार होता चला गया। इस सेक्स स्कैंडल में फंसने वाली 100 से अधिक छात्राएं थी, जो कि ऑफिशियल आंकड़ा, लेकिन कई पत्रकारों का मानना है कि यह संख्या 1000 तक हो सकती। खादिम के परिवार से होने के कारण इनको मजहबी बंदों का संरक्षण और पॉलिटिकल पार्टी में पदाधिकारी होने के कारण इनको पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त था। किसी भी लड़की या उसके परिवार की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो अत्याचार के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। एक आध बार प्रयास किया गया तो प्रशासन ने ये कहकर इग्नोर कर दिया कि यहाँ तो मजहबी दंगे हो जाएंगे, इस प्रकार की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सारी लड़कियां हिंदू थी और करने वाले सारे के सारे दुष्कर्म मुसलमान। पीड़ित सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से ही दुष्कर्म नहीं किया गया, बल्कि 90 के दशक में कैमरा आज की तरह डिजिटल नहीं होता था। कोडेक की फिल्म रील को साफ करके स्टूडियो में दिया जाता था, वहां फोटो प्रिंट होते थे और फोटो साफ करते समय स्टूडियो के लोग एक्स्ट्रा कॉपी रख लेते थे और उस एक्स्ट्रा कॉपी को वायरल करने की धमकी देकर लड़कियों को वो भी ब्लैकमेल करते और वो भी उनके साथ में दुष्कर्म करते। छात्राएं चारों ओर से इन दरिंदों का शिकार हो रही थी। इसी कारण एक के बाद एक 6 लड़कियां सुसाइड कर रही। पूरे अजमेर शहर में अंदर ही अंदर लगभग हर जुबान पर यह बात फैल गई, लेकिन कोई समाचार, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि मजहबी और पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था। कई सालों तक अजमेर में कोई भी अपने बच्चों की शादी करने तक को तैयार नहीं हुआ और मजबूरी में अगर किसी ने रिश्ता करना भी पड़ता तो पहले जाकर फोटो स्टूडियोज में उस लड़की की इंक्वायरी की जाती कि उन फोटो से मैच करके देखो ये वो लड़की तो नहीं है जो स्कैंडल के अंदर पीड़ित। अब बात करते हैं कि स्कैंडल एक्सपोज कैसे हुआ। एक के बाद एक लड़कियां जब सुसाइड कर रही थी तो हिम्मत दिखाते हुए दैनिक नवज्योति, जो कि वहां का एक लोकल अखबार था, उसने फोटो को ब्लर करते हुए इस प्रकरण को छापना शुरू किया। सामाजिक संगठनों की कोशिशों के बावजूद भी छात्राएं और उनके परिवार वाले आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि इन जिहादियों के नेताओं से कनेक्शन थे। बाद में किसी सामाजिक संगठन ने इंक्वायरी करके फोटो के आधार पर 30 लड़कियों के चेहरे पहचान किए और उनके घर जाकर के बातचीत की, उनको कन्विंस किया, केस फाइल करने के लिए मनाया। समाज में बदनामी के डर से बहुत सारे परिवारों ने केस फाइल करने से मना कर दिया। सिर्फ 12 लड़कियां केस फाइल करने के लिए तैयार हुई और जब उन सबको धमकियां दी गई तो 10 लड़कियां पीछे हट गई। केवल 2 लड़कियों ने ही आगे मूवमेंट को संभाला। ये है सिस्टम की औकात, जो सिस्टम आपसे टैक्स चूस कर सुरक्षा सम्मान के भ्रम का लॉलीपॉप थमा देता है। जब आपको सिस्टम की सुरक्षा से अपेक्षाएं होती हैं तो सिस्टम ज़कात के पैसे पर फिसल करके इसको इग्नोर करने का काम करता। सिर्फ 2 लड़कियों ने इस केस को आगे बढ़ाया और उनकी हिम्मत के कारण स्कैंडल में 104 लोगों की गवाही दी गई। 18 लोगों को आरोपित बनाया गया। इनमें से 4 इशरत अली, अनवर चिश्ती, मोइजुल्ला और शमशुद्दीन उर्फ माराडोना सजा पूरी कर चुके बाहर घूम रहे हैं आराम से। 4 आरोपित परवेज अंसारी और 3 अन्य कोर्ट से दोष मुक्त हो चुके हैं। 2 आरोपित नाबालिग पर दुष्कर्म के केस भुगत रहे हैं, 1 सजा भुगत चुका है, 1 पर मामला
अभी पेंडिंग। एक आरोपित ने बेल लेकर बाहर आया तो उसने फिर सुसाइड कर लिया। इस केस का एक आरोपी 25,000 का इनामी सलीम नफीस चिश्ती 19 साल बाद 2012 में पकड़ा गया। बेल पर छूटकर आने के बाद आज तक वो अंडरग्राउंड है, उसके बारे में कोई खबर नहीं। एक और आरोपी अलमास महाराज फरार चल रहा है। 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को फैसला सुनाया कि उनको उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। पर क्या ये न्याय है? अनेक छात्राओं के जीवन, उनके परिवार के जीवन को नष्ट करने वाले जिहादियों को सिर्फ ये छोटी सी सजा, इसे अन्याय कहे या न्याय कहे? क्या ये फैसला भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में आतंक पैदा करेगा? जब राम मंदिर के लिए पूरे भारत में हिंदू एकजुट हो रहा था, उस समय कश्मीर में नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क से अपने ही देश में हिंदुओं को रिफ्यूजी बनाया जा रहा था। और राजस्थान में उस मूवमेंट को रोकने के लिए हिंदू बच्चों के साथ में इतने अमानवीय कृत्य किए जा रहे थे। हमें बचपन से मूवीज के माध्यम से क्या भरमाया गया? कानून अपना काम करेगा, कानून हाथ में मत लो, कानून के हाथ लंबे होते हैं, सिस्टम सबकी रक्षा करेगा। सिस्टम है कहाँ? कानून है कहाँ? न्याय है कहाँ? कौन से न्याय शास्त्रों को फॉलो करते हैं ये लोग? 5 लाख रुपए का जुर्माना और आजीवन जेल। जेल में क्या करेंगे? क्या जेल में काल कोठरी में रहेंगे? नहीं। क्या जेल में पत्थर तोड़ेंगे? नहीं। जेल में होगा क्या? मॉर्निंग से नाइट तक हर दिन शेड्यूल है। सुबह एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेनर, नाश्ते में साफ सुथरा हाइजीन खाना, गप्पे मारना, अंदर सिक्योरिटी में बैठकर बाहर अपनी गैंग चलाना, मोबाइल पर वीडियोस देखना, मूवी देखना, कोई कष्टपूर्ण प्रताड़ना नहीं। बस मर्जी से संसार में घूम नहीं सकते, बस इतनी सी बाध्यता है। बल्कि बाकी शरीर को कोई कष्ट नहीं। रेगुलर हेल्थ चेकअप, रेगुलर मौलवी आकर अल्लाह का पैगाम सुनाता है। क्या केवल 8 लोग जिनको ये सजा मिली है, क्या केवल 8 लोगों का काम था? वो वकील जिनकी दलील ने केस को लंबा बनाया, वो पुलिस वाले जो जकात पर बिक गए, वो केस को कमजोर करने वाली एजेंसियां, वो सभी जो निष्ठा से अपना काम नहीं कर पाई, क्या वे सभी निर्दोष हैं? क्या उनके ऊपर कोई केस चलेगा? क्या कोई कानून है? क्या कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि उनको जकड़ सके, उनको पकड़ सके, जिन्होंने परिवारों को इतने दिन तक घुट घुट कर जीने के लिए परेशान? ये जिहादी सिंडिकेट और बिका हुआ सिस्टम मिलकर गजवाए हिंद के सपने को साकार कर रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं है। इसलिए न्याय के नाम पर जो लॉलीपॉप दे रहे हैं उसे चूसते रहो। यदि इनसे सहमत नहीं हुए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर आपको भी अंदर ठूस देंगे। एक पुलिस वाले ने पिछले सप्ताह सेना के कर्मचारी को नंगा करके पीटा। अगले दिन राजपूत संगठन और बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर थाने पहुंचकर पुलिस वाले की ढंग से खिंचाई करते। क्या 32 साल में एक भी पुलिस वाले ने इन जिहादी कठमुल्लों को एक चुटकी भी चुभ हुई? किसी भी पार्टी का कोई नेता उन पुलिस वालों की खिंचाई के लिए उद्यत हुआ जिनकी गलतियों से केस 32 साल तक खींचा गया? ये लोग भले ही कांग्रेस के लीडर रहे हों, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं थी। सरकार बीजेपी स्पॉन्सर्ड, बीजेपी सपोर्टेड भैरव सिंह शेखावत जी की थी। लेकिन सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उन्हीं का है। नेता या पार्टी बदलने से सिस्टम सही क्यों नहीं हो रहा? पैसे की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, मशीनरी की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ निष्ठा की। निष्ठावान लोग बिकाऊ नहीं होते, निष्ठावान लोग ही परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए निष्ठावान लोगों को चिन्हित करो और उनको टॉप पर बिठाओ। ईमान वालों ने तो पूरे संसार को नष्ट करने का ठेका लिया हुआ है। जागिए और सीखिए, युद्ध अभ्यास कीजिए। आपकी कोमलता, आपका वैभव, आपका प्रोटीन आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। जय हिंद, नमस्कार।